हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज के इस वीडियो में हमारा जो PYQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका आज ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है। इसके पहले आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास का आपको PDF और आज से आपको क्लास की हैंड रिटन नोट्स भी, ठीक है, PDF के साथ नोट्स भी हैंड रिटन मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके क्लास को आराम से प्रिंट आउट निकालवा सकते हैं। ठीक है। बट आपको करना क्या है, क्लास आपको पूरा देख करके फिर नोट्स से आपको याद करना है। ठीक है। अगर आप क्लास नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या तो फिर हरीश चंद्र? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मौर्य नाम में ही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अशोक कौन था? अशोक एक मौर्य सम्राट था, ध्यान में रखिएगा इसके बारे में भी। ठीक है। अशोक कौन था? तो अशोक एक मौर्य सम्राट था। और अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने किसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इन्होंने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और कब हराया था? तो 322 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और अशोक को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक को अशोक वर्धन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? देहरादून, पुणे, दिल्ली या तो फिर नागपुर? सही जवाब क्या होगा? इजी क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि IMA एकेडमी, IMA आप सबने सुना होगा, जहाँ पे NDA वालों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। और वो है देहरादून में। देहरादून किस राज्य में है? तो देहरादून है आपका उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको उसमें बता देता हूँ। देखिए, जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन करेगा तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है। क्लियर हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये देहरादून में स्थित है। कुछ और अकेडमीज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी खड़गवासला, पुणे में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है ये? खड़गवासला, पुणे में। इसी तरह एक और अकेडमी है नौसेना अकेडमी, यानी कि नेवी अकेडमी। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ठीक है। केरल में कौन सी जगह में अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो ये है एझीमाला में। ठीक है। नाम ध्यान में रखिएगा, एझीमाला। ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है वायुसेना अकेडमी, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक पूछ रहा है तो मैं आपको सभी बता देता हूँ। तो ये है आपका डिंडीगुल, हैदराबाद में। ठीक है। कहाँ है? डिंडीगुल। और डिंडीगुल कहाँ पर है? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? ये आप सबको पता है, तेलंगाना में। ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है अंतिम की अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है? तो ये है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है। 4 आपको पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? गोदावरी, नर्मदा, कोसी या तो फिर गंगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर्स का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सरदार सरोवर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, सॉरी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। और ये जो है ये भारत का तीसरा, ठीक है, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। कौन सा? ध्यान में रखिएगा, कंक्रीट। ठीक है। कौन सा बांध है ये? भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। ठीक है। और ये किस तरह का बांध है अगर ये पूछे तो ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है। कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और कुछ आपको मैं डैम्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछे फरक्का डैम के बारे में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो फरक्का डैम कहाँ, किस नदी पर है? ठीक है।
तो ये है आपका गंगा नदी पर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एक है घाट घर, ठीक है, घाट घर किस नदी पर है, अगर ऐसा पूछे तो ये है गोदावरी नदी पर, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और सप्तकोसी बांध है एक, वो कहाँ है अगर ऐसा पूछे, मुझे 3 याद आ रहा है तो मैं आपको 3 बता देता हूँ, ठीक है। सप्तकोसी बांध जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोसी रिवर पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, कोसी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जावा, ग्रीनलैंड, क्यूबा या तो फिर मेडागास्कर। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में, ठीक है, ये घिरा हुआ है। किस खाड़ी से घिरा हुआ अगर ऐसा पूछेगा आपसे, तो ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच बफ्फिन खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश इन इंडिया वॉज डैश, डिगबोई, कोच्चि, एस्फरिया या तो फिर जामनगर। कौन सी थी तेल रिफाइनरी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डिगबोई रिफाइनरी जो थी विश्व की, भारत की पहली रिफाइनरी थी, ठीक है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। असम किस तरह का राज्य है, तो असम पूर्वोत्तर राज्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है। और ये जो डिगबोई तेल रिफाइनरी थी ये भारत की और एशिया की पहली रिफाइनरी थी, ठीक है। भारत व एशिया दोनों की पहली रिफाइनरी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कब स्थापित की गई थी, तो ये 1901 में स्थापित की गई थी, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कुछ पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी, तो यही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैं आपको इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब कुछ और तेल रिफाइनरीज के बारे में, जैसे कि एक तेल रिफाइनरी है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन बना है तो हो सकता है कि और बने, ठीक है। और मान के चलिए एक है जामनगर में, जामनगर तेल रिफाइनरी, ठीक है। एक है नायरा तेल रिफाइनरी, ठीक है। और है मनाली तेल रिफाइनरी। तो ये सभी कहाँ स्थित हैं, गुरु गोविंद सिंह जो है वो पंजाब में है, ठीक है। जामनगर वाली नाम से ही समझ में आ रहा है कि जामनगर गुजरात में है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जामनगर गुजरात में। नायरा अगर आपसे पूछे तो ये भी गुजरात में है लेकिन ये वाड़ीनार में है, ठीक है, वाड़ीनार गुजरात में, ठीक है। और मनाली वाली यहाँ पे आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ये चेन्नई में है। और चेन्नई किस राज्य में है, तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फेसबुक का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है मेटा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि एप्पल के फाउंडर कौन थे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो एप्पल के मेन फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे, पहले तो थे बिल गेट्स, ठीक है, पहले बिल गेट्स थे और इनके साथ में थे पॉल एलन। कौन थे, पॉल एलन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको अमेजोन का भी ध्यान में रख लेना है क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है तो हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये है बेजोस, ठीक है, कौन बेजोस, तो जेफ बेजोस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको भी। और एक फ्लिपकार्ट का भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ की कंपनी है और कई बार इसके बारे में पूछा भी गया। तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं बिन्नी बंसल, ठीक है, बिन्नी बंसल है और इनके साथ में है सचिन बंसल, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता देता हूँ, लोकसभा के बारे में। ठीक है, देखिए लोकसभा जो है इसको निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से बता देता हूँ। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। निचला सदन मतलब लोअर हाउस। ठीक है, इसमें अगर अधिकतम सीट पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है, तो वो होती है 552। अगर आपसे पूछे लोकसभा में वर्तमान सीट कितनी है, तो वो है 545। ठीक है, अगर आपसे पूछे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, जैसा मैंने कई बार इसको बताया है, प्रथम अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। ठीक है, कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब स्पीकर, ठीक है, तो वो है मीरा कुमार। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस सदन में धन विधेयक पास किया जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा में किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ पीपल के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो मैंने और सारी चीजें आपको बता दी हैं। एक आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स किस राज्य की है, तो वो है सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर कमेंट में बताना है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा नंबर पे आता है भारत के अंदर? तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है ये, तो दूसरा नंबर का राज्य भारत के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। अगर यहाँ की भाषा पूछे कि महाराष्ट्र राज्य की भाषा कौन सी है, आधिकारिक भाषा, तो वो है मराठी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में अगर जिला पूछे कितने जिले हैं, तो लगभग लगभग 36 जिले हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे महाराष्ट्र का पूछे नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो महाराष्ट्र में मेनली है गोदावरी, ठीक है, और कृष्णा नदी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर सीमाएं की मैं बात करूं, तो सीमाएं लगती हैं कर्नाटक से, ठीक है, गोवा राज्य से, गुजरात राज्य से, ठीक है, और हाँ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इन सभी राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजा अशोक के पिता थे? मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में ही। ठीक है, कौन थे अशोक के पिता? तो वो थे बिंदुसार। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था, बिंदुसार थे। अशोक को किस और नाम से जाना जाता था, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको देव नाम पिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? देव नाम पिया के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 268 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से कब तक था इसका शासन काल। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो 3 भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, शिलालेख के 3 भाग कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला उसका भाग है स्तंभ शिलालेख, ठीक है, दूसरा भाग है प्रमुख शिलालेख, ठीक है, और तीसरा भाग है लघु शिलालेख। ये अशोक के शिलालेखों के 3 भाग हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो जिन्हें हम भारतीय सिविल सेवा के संरक्षक संत के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? भारत के सिविल सेवा
के संरक्षक संत, ठीक है, इनके नाम से भी इनको जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी इनको याद करना क्यों है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, भारत का एकीकरणकर्ता, ठीक है, किस नाम से, भारत का एकीकरणकर्ता, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी ही नाम है ना, हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी कब बनाई गई थी, 2018 में, किसके उपलक्ष्य में, वही पटेल जी की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हजारों देश को, हजार कहने का मतलब किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या तो फिर न्यूजीलैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका फिनलैंड, ठीक है, हजारों झीलों की भूमि मतलब लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड कैसा देश है, तो ये एक यूरोपीय देश है, यानी कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा आपको। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये दो चीज़ों से घिरा हुआ है, किससे किससे, तो ये किस किस देशों से घिरा हुआ है, तो ये रूस से और नॉर्वे से, ठीक है, इन दोनों से घिरा हुआ है, रूस से पश्चिम में घिरा हुआ है, ठीक है, और नॉर्वे से पूर्व में घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये राजधानी आपको इसकी ध्यान में रख लेना है फिनलैंड की, कि राजधानी इसकी क्या है, क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है, क्या है, हेलसिंकी। और इसके इस समय प्रधानमंत्री कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो हैं पेटेरी ओरपो, ठीक है, पेटेरी ओरबो इसके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवरत्न कंपनी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी क्या होती है, तो इसको एक कैटेगरी में बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है, ठीक है, तो कौन सी इसमें से नहीं है, तो इसमें से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नहीं है, बाकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, तीनों है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कुछ नवरत्न कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ, देखिए, पहला तो आपको ध्यान में रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है, ये एक नवरत्न कंपनी है, नोट करते जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, चार दे देगा उसमें से पूछेगा कौन सी नहीं है, ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स तो मिलेंगे ही। कंटेनर कॉरपोरेशन, ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन है, ठीक है, तीसरी है इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स करके है, चौथी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, सात है, चार याद आ रहा है, और कौन सी है, एरो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी तो उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, और कौन सी है पांचवी, नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, कौन सी, नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया है, एक है महानगर, ठीक है, कौन सी, महानगर टेलीफोन कंपनी, ठीक है, महानगर टेलीफोन कंपनी, और एक है छः ही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, छः ही हैं, इस वजह से छः मैंने लिख दिया, ठीक है, तो छः हिंदू ये नवरत्न कंपनीज हैं आपकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स नॉट इज ऑथर्ड बाय अमर्त्य सेन, पॉवर्टी एंड फेमिनिस्ट, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, कौन सी नहीं लिखी गई, तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई इनके द्वारा, ठीक है, क्लियर हो गया, अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है ना, तो ये हो गया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में बता देता हूँ, जब पॉवर्टी का नाम आया तो एक पुस्तक है पॉवर्टी
एंड फेमिनीज, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पुस्तक को अमर्त्य सेन ने लिखा है। और एक जैसा ऑप्शन में है ऑन इक्वालिटी वाला, ठीक है, ऑन इक्वालिटी पुस्तक किसने लिखी है? हाँ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो आप समझ सही कर सकते हैं उसको, इतना तो वो है नहीं, ठीक है। अमर्त्य सेन ने लिखी है। और एक है वैल्यूज, है ना, वैल्यूज वाली बुक, वैल्यूज डेवलपमेंट करके है ना ऑप्शन में, तो वैल्यूज डेवलपमेंट इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको भी अमर्त्य सेन ने ही लिखा है, ठीक है। मेरे बार बार लिखने का तरीका क्यों है ऐसा? क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? हाउ मच मनी इज गिवन टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर? 25 लाख, 7.5 लाख, 7 लाख, या तो फिर 10 लाख? तो कितनी मिलती है? 25 लाख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यानचंद कौन थे? ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, एक अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में कितनी मिलती है राशि? तो इसमें मिलती है 15 लाख, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, एक होती है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड में कितना मिलता है? तो उसमें भी 15 लाख से 5 लाख के बीच में मिलता है, ठीक है। और ध्यानचंद का जैसे मैंने आपको बता दिया, ध्यानचंद में 10 से 5, ठीक है, इतना मिलता है, ठीक है। ये राजीव गांधी खेल रत्न तब का है जब उसको राजीव गांधी मिलता था, ठीक है, मतलब वो नाम था उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल की दूरी कौन सी है? कहने का मतलब, भारत में सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल कौन सी है? विच इज द शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन इंडिया? पृथ्वी, अस्त्र, त्रिशूल, या तो फिर आकाश? तो कौन सी है? वो है त्रिशूल, ठीक है। कहाँ से कहाँ मारती है ये? तो हवा में, कहाँ से? सतह से, सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब त्रिशूल जो है ये शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल है, कैसी है ये ध्यान में रखना, शॉर्ट रेंज है, कम दूरी वाली है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दिया हुआ है अस्त्र। अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो ये एयर टू एयर है, यानी कि हवा से हवा में वार करती है, ठीक है, हवा से हवा में। पृथ्वी भी दिया हुआ है, पृथ्वी कैसी है? तो ये भी शॉर्ट रेंज ही है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, यानी कि सतह से लेकर के सतह में ही वार होता है इसमें, ठीक है, सतह से सतह, ये भी ध्यान में रहेगा। और एक अब कौन सी बच रही है? आकाश अंबानी, ठीक है। तो आकाश अंबानी जो है ये सरफेस टू एयर है, ठीक है, अर्श से फर्श तक, है ना, ऐसा भी कह सकते हो आप, अर्श से फर्श तक, सतह से हवा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन, अब यहां से हमारा साइंस के लेक्चर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन सा है? व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? बैटरी, विद्युत, घर्षण, या तो सूर्य? बहुत इजी क्वेश्चन है, सूर्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सूर्य दादा है जो, इनके बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। सूर्य को अंतिम स्रोत माना जाता है, क्या माना जाता है? अंतिम स्रोत, यानी कि लास्ट सोर्स माना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक कैसा स्रोत है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो सूर्य कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, ठीक है। और सूर्य की वजह से ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया उत्पन्न, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, कौन सी? नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सूर्य में क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जब चलती ट्रेन से अचानक रुक जाती है तो आदमी डैश गिरता है, तो कैसे गिरता है आदमी? व्हेन मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन फॉल्स, आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। तो कैसे गिरता है हमें ये बताना है। तो जब ट्रेन आगे की ओर चलती है, तो मतलब जब ट्रेन अचानक चलती है
तो वो आदमी आगे की ओर गिरता है। आप भी कभी गिरे होंगे, ट्राई किए होंगे आप भी, ऐसा है ना। अंदर बैठा यात्री आगे की ओर गिर जाता है, ठीक है, वो जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, चलो, अब जड़त्व के कारण होता है तो जड़त्व का कौन सा नियम है? न्यूटन की गति के नियम के बराबर। तो जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन की गति के पहले नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये है न्यूटन की गति का पहला नियम, ध्यान में रहेगा। चलिए, अगर मैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात करूं तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? तो संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब संवेग, किसी भी पिंड का संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान और गुणनफल किसके? वेग के। ठीक है, ये होता है। और तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है न्यूटन का, किसी भी अगर, हाँ ठीक है, कोई अगर पिंड दो आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे पे बल लगाते हैं। मतलब अगर किसी पिंड पे आगे की ओर बल लग रहा है तो वो पीछे की ओर भी बल लगेगा। अगर किसी पिंड में क्रिया हो रही है तो उसमें प्रतिक्रिया भी होगी। ठीक है, यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण आप देख सकते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली आगे निकली तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है, तो क्रिया क्या हुई? बंदूक की गोली। और प्रतिक्रिया क्या हुई? बंदूक का पीछे की ओर हटना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज कॉज्ड बाय डैश, कुत्ते के काटने से, स्वास्थ्यकर भोजन से, दूषित पानी से, या तो फिर प्रदूषण से। तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक वायरल रोग होता है। कैसा रोग होता है? ये एक वायरल रोग होता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। ये वायरस टी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ध्यान में रखना, वायरस टी की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि जुखाम में कौन सा वायरस होता है, ठीक है, और चेचक में कौन सा वायरस होता है, और रेबीज में, जैसे रेबीज आया था उसका भी बता देता हूँ। और कौन सा होता है वायरस? खसरा और पोलियो। ठीक है, खसरा, पोलियो में तो पोलियो वायरस होता है, खसरा का आपको ध्यान रखता है। तो जुकाम में कौन सा वायरस होता है? तो जुकाम में होता है, ध्यान रखना, राइनो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। चेचक में कौन सा वायरस होता है? तो चेचक में होता है वेरियोला वायरस। ठीक है, रेबीज में कौन सा वायरस होता है? तो रेबीज में होता है लाइसा वायरस। कौन सा? लाइसा वायरस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। खसरे में कौन सा रोग वायरस होता है? तो खसरे में होता है रूबेला वायरस। ठीक है, 4 वायरस आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड? ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, या तो फिर ए पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे, लेकिन मैं उसमें आपको 150 प्लस क्वेश्चन करवा दिया करूंगा डेली। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार? काला, उत्तल, विमान, या तो फिर अवतल। तो हेडलाइट में अवतल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ, आपको कमेंट में बताना कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी अवतल का दर्पण का यूज किया जा, अरे ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आपका लेक्चर था आज का। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको कल क्लास में मैं मिलूंगा। टेलीग्राम पे आपको आज से क्लास की नोट्स प्लस पीडीएफ दोनों मिलेगा। ठीक है, तो आपके जितने फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एग्जाम तक की मेरी गारंटी है 50/50 की, तो वो मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा। लेक्चर से आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।